ये कहानी है जोसेफ स्टालिन की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी को नहीं छोड़ा। जो उसके सामने आया उसने उसकी जान ले ली, चाहे वो हिटलर जैसा बड़ा तानशाह हो या फिर 3 करोड़ आम जनता। लेकिन फिर भी उसकी मौत के वक्त लाखों लोग उसके जनाजे में इकट्ठा हुए, रोए और उसे श्रद्धांजलि दी। और इतनी हत्याएं करवाने के बावजूद भी 1945 और 1948 में स्टालिन को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। आखिर क्यों? आखिर क्या बात थी उसमें? आखिर कैसे स्टालिन हिटलर की सुसाइड का रीजन बना? आखिर कौन था जोसेफ स्टालिन? आज हम जोसेफ स्टालिन की पूरी कहानी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें क्योंकि आज जानने के लिए बहुत कुछ है। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1879 को गोरी जॉर्जिया में हुआ था। उस समय जॉर्जिया रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के बचपन का नाम योसेफ बेसारियोनिस जे जुगाश्विली था। स्टालिन का परिवार गरीबों में गरीब था। उसके पिताजी मोची थे। वो एक अल्कोहल एडिक्टेड थे जो एक दिन में 10-10 बोतल खाली कर जाते थे और स्टालिन और उसकी माँ को छोटी छोटी बातों के लिए पीटते थे। एक बार तो स्टालिन के पिता ने स्टालिन का हाथ ही तोड़ दिया था। एक तरफ स्टालिन के पिता ऐसे थे तो वहीं दूसरी ओर उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो एक धोबी थी जो दूसरों के कपड़े धोकर अपना पेट पालती थी। स्टालिन अपनी माँ का केवल इकलौता बेटा था। स्टालिन के बाकी भाई बहन बचपन में ही मर गए थे। स्टालिन की माँ अपनी पति से तंग आकर अपने साथ स्टालिन को लेकर एक दोस्त के यहाँ रहने लगी। वहाँ उसने साफ सफाई का काम किया। वो चाहती थी कि उसका लड़का पढ़ लिख कर चर्च में फादर बने। उसने किसी तरह पैसे जुटाए और स्टालिन का दाखिला गोरी चर्च स्कूल में करवा दिया। स्कूल में भी स्टालिन को गलतियों के लिए मार पड़ती थी। स्कूल में भी स्टालिन लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन पढ़ने में वो होशियार था। इसी होशियारी के कारण 1894 में उसे टिफलिस के एक धार्मिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। कुछ समय बाद स्टालिन को चर्च में फादर बनने में कोई रुचि नहीं रही। वो चुपके चुपके कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ने लगा और कम्युनिज्म की ओर अट्रैक्ट हो गया। उसने खुद को एक एथीस यानी नास्तिक घोषित कर लिया और 1899 में उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन स्टालिन ने किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा। वो हर दिन 500 पेज पढ़ता था और उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में 20,000 किताबें थीं। स्टालिन 1901 में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जिसका मकसद रशियन रोमानोव डायनेस्टी को उखाड़ फेंककर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित करना होता है। इसी दौरान स्टालिन कई सारे प्रदर्शन और हड़तालें करवाता है। इसी कारण से स्टालिन 7 बार जेल भी जाता है। उसमें से वो 2 बार जेल से भागने में सफल भी होता है। कई बार स्टालिन को साइबेरिया की जेलों में भी भेजा गया, जहां ठंड इतनी होती थी कि आग भी जम जाए। उन जेलों में जेलर कई बार बिना वजह के कैदियों को जान से मार दिया करते थे, जिसकी वजह से स्टालिन के साथी डर के मारे रात भर सो नहीं पाते थे। पर स्टालिन मजे से बेफिक्र होकर सोता था। फिर 1905 में स्टालिन फिनलैंड में लेनिन से पहली बार मिला। वो लेनिन को अपना आदर्श मानता था। कुछ साल बाद सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पहला था मेनेजेविक्स जो शांति से क्रांति चाहते थे। दूसरा था बोल्शेविक्स जो हिंसा से क्रांति चाहते थे, और लेनिन भी इसी साइड थे। स्टालिन ने लेनिन की पार्टी की फंडिंग करने के लिए छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। वो किडनैपिंग करने लगा तथा बैंक तक लूटने लगा। 1907 में स्टालिन और उसके गैंग ने तिफलिस में एक बैंक लूटा, जिसमें उन लोगों ने 40 लोगों की हत्या की। इस लूट से स्टालिन को 35,000 रूबल प्राप्त हुए, जो आज के जमाने में लगभग 35 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। 1917 में रोमानोव डायनेस्टी को कम्युनिस्टों द्वारा उखाड़ दिया जाता है। लेनिन सोवियत रशिया का हेड बन जाता है। 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। बस यहीं से अब मौत का तांडव शुरू हो जाता है। लेनिन की मृत्यु के तुरंत बाद स्टालिन ने अपने कंपटीशन को खत्म करना शुरू कर दिया। स्टालिन ने सिनेमा हॉल से लेकर फैक्ट्रीज तक हर जगह अपनी तस्वीरें लगवा दी। सत्ता संभालते ही स्टालिन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया। इंडस्ट्रीज और किसानों को प्रोडक्शन का एक गोल दे दिया जाता था, जो कि सभी को पूरा करना होता था, और जो उसे पूरा नहीं कर पाता था उसे गोली मार दी जाती थी। स्टालिन ने किसानों की जमीन छीनना शुरू कर दिया और उसमें इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया। पर स्टालिन की हुकूमत ने सबको मौत की नींद सुला दिया। स्टालिन ने बड़े किसानों को, जिन्हें कूलक कहा जाता था, उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी जमीनें जोड़कर बड़े एग्रीकल्चरल फार्म बना ले, जिससे ज्यादा फसल उगेगी। फसल का 90% हिस्सा रूसी हुकूमत के पास जाता था, वहीं केवल 10% हिस्सा किसानों के पास रहता था, जो कि एक जालिमाना फैसला था। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपनी फसल हुकूमत को सौंपने के बजाय जला
चलाना शुरू कर दिया। इस पर स्टालिन ने किसानों के खिलाफ एला जंग कर दी। 1930 में स्टालिन के हुक्म पर रूसी आर्मी ने अपने ही मुल्क के 30 लाख किसानों को मौत के घाट उतार दिया। कई किसानों को साइबेरिया की ठंड में लेबर कैंप्स यानी गुलाग्स में भेज दिया गया, जहां का तापमान सर्दियों में -67 डिग्री सेल्सियस तक होता था। वहां जाने वाले कुछ चंद खुशकिस्मत लोग ही वापस लौट कर आते थे। बारिश के कारण पहले से ही फसल की पैदावार कम थी, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा स्टालिन की हुकूमत ले जाती थी, जिसकी वजह से किसानों के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। नतीजन 1930 से लेकर 1933 के बीच 60 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी खतरनाक था। स्टालिन को अपने तख्ता पलट का डर हमेशा सताता रहता था, इसलिए उसने अपने सारे विरोधियों को मौत की नींद सुला देने का फैसला किया। 1934 में स्टालिन ने अपने सारे विरोधियों को कत्ल कर देने का निश्चय किया। नतीजन फौज के 103 में से 83 जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया गया। 83 जनरल्स कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 149 में से 91 मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया तथा 30 लाख में से 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को कत्ल कर दिया गया। स्टालिन ने 2 करोड़ लोगों में कम्युनिज्म का दुश्मन होने का आरोप लगाकर उन्हें गुलाग साइबेरिया में भेज दिया, जिसमें से 1 करोड़ की वहीं मौत हो गई। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स, स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी हो, जो भी स्टालिन के खिलाफ जाता उसे गुलाग्स में डाल दिया जाता। सिर्फ उसे ही नहीं, उससे संबंधित सारी फैमिली, सारे दोस्त, पड़ोसी आदि को भी बेवजह गुलाग्स में डाला जाता। गुलाग्स के नजारे इतने भयानक होते थे कि मैं यहाँ पूरा बता भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा रूसी लोग आज भी स्टालिन को अपना आदर्श मानते हैं। आखिर क्यों? हिटलर यूरोप को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्टालिन हिटलर से कोई जंग नहीं चाहता था, इसलिए उसने अगस्त 1939 में हिटलर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे पर 10 साल तक हमला नहीं करेंगे। पर हिटलर के तो कुछ और ही मंसूबे थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हिटलर अलग अलग देशों को हड़पता था, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 22 जून 1941 को जर्मन फौज सोवियत रूस पर हमला कर देती है। जब स्टालिन को इस बात का पता चलता है तो वो बेहोश हो जाता है। स्टालिन परेशान रहने लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। निहत्थों को मौत के घाट उतारने वाले के ऐसे हालात हो गए जब असली युद्ध का समय आया, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और रेडियो पर अपनी जनता के नाम संदेश दिया। उसने हुक्म दिया कि जो रूसी भी बंदूक उठा सकता है वो रूसी फौज में शामिल हो जाए, भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो। शुरुआत में तो हिटलर की फौज बेलारूस, यूक्रेन को जीतते हुए जाती है तथा कई लाखों रूसी सैनिक सरेंडर कर देते हैं। पर जब हिटलर की फौज जीतते हुए मॉस्को की ओर बढ़ती है तब उन्हें बेहद बड़ी शिकस्त मिलती है, क्योंकि जर्मन फौज को ठंड की आदत नहीं थी और न ही उन्होंने ठंड के लिए कोई तैयारी की थी। हिटलर के अनुसार जर्मन फौज ठंड आने से पहले ही रूस को जीत लेती, पर ऐसा हुआ नहीं। तापमान -47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। हिटलर के सैनिक ठंड से बीमार होने लगे और उनके टैंक्स के इंजन जम गए। वहीं दूसरी ओर स्टालिन ने अपनी फौज के साइबेरियन दस्तों को भेज दिया, जो ठंड के आदी थे। स्टालिन ने अपनी फौज को सीधा आदेश दे दिया था कि जो भी रूसी फौजी पीठ दिखाकर भागे उसे वहीं मार दिया जाए, कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। स्टालिन का बेटा याकूब भी ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहा था, पर वो जर्मन्स द्वारा पकड़ा गया। जर्मन्स को लगा उनके हाथ ट्रॉफी लग गई है। वो याकूब के बदले कुछ जर्मन जनरल्स की मांग करते हैं जो रूसी कैद में होते हैं, पर स्टालिन मना कर देता है और कहता है, मैं एक आम सोल्जर के बदले जनरल्स को रिहा नहीं करूंगा। मैं किसी याकूब नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। कुछ दिनों बाद याकूब जर्मन कैद में दम तोड़ देता है। इस पर स्टालिन कहता है कि अगर मैं याकूब के बदले जर्मन्स को रिहा कर देता तो मेरी तरह लाखों पिता जिन्होंने अपने लड़के हमारे देश के लिए जंग में दे दिए हैं, वो क्या कहते? मैं स्टालिन कहलाने लायक नहीं रहता। अपने लीडर के इसी रवैये को देख सोवियत सैनिकों का जोश बढ़ जाता है और वो जर्मन्स पे टूट पड़ते हैं। जर्मनी को सबसे बड़ी शिकस्त स्टालिनग्राद में होती है, जो स्टालिन के नाम पर ही एक शहर है, जहां 1 लाख जर्मन सैनिक रूसियों को सरेंडर कर देते हैं। फिर क्या था? जर्मनी को शिकस्त पे शिकस्त होती रहती है और 2 मई 1945 को रूसी फौज जर्मन कैपिटल बर्लिन पर
कब्जा कर लेती है और हिटलर जब ये जानता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। स्टालिन बहुत नाराज होता है क्योंकि वो हिटलर को जिंदा पकड़ना चाहता था। खैर 24 जून 1945 में मॉस्को में रूस की विक्ट्री परेड होती है और स्टालिन का घोर अभिनंदन होता है। और स्टालिन के समय यानी 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन अपने परमाणु हथियारों का सक्सेसफुल परीक्षण कर लेती है और दूसरा परमाणु संपन्न मुल्क बन जाता है। स्टालिन की इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी की वजह से रूस आर्थिक रूप से भी विकसित होता है। इतना ही नहीं, 1945 और 1948 में जोसेफ स्टालिन को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है, इस दलील पर कि स्टालिन का बहुत अहम योगदान रहा है विश्व युद्ध रोकने में। लेकिन स्टालिन भी आखिर एक इंसान ही तो था, अंत तो सभी का आता है। 1 मार्च 1953 को जोसेफ स्टालिन को सुबह 8 बजे अचानक ब्रेन हेमरेज हुई। डॉक्टरों ने 4 दिन तक लगातार भरपूर प्रयास किए मगर वे कुछ न कर सके और 5 मार्च 1953 को 73 वर्षीय जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। लाखों लोग स्टालिन की शव यात्रा में इकट्ठा हुए। सिर्फ इकट्ठा ही नहीं हुए बल्कि रोए भी। पूरे सोवियत संघ में 4 दिन तक शोक मनाया गया तथा देश में सारे काम रोक दिए गए। स्टालिन को 21 तोपों की सलामी दी गई और जब स्टालिन दफनाया गया तो दोपहर को पूरे देश में मौन रखे गए। तो इस तरह जोसेफ स्टालिन का अंत हुआ। और मजे की बात तो ये है कि बीबीसी के एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि आज भी 50% रूसी लोग स्टालिन को पसंद करते हैं। आपके हिसाब से स्टालिन अच्छा था या बुरा था, और क्यों? अगर अच्छा था तो क्यों अच्छा था, या बुरा था तो क्यों बुरा था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जो अपना समय ऐसी वीडियोस में इन्वेस्ट करती है जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।